हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। तो आज हमारा डिस्कशन फोर्थ रहेगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का। 3 डिस्कशंस हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये आज का चौथा डिस्कशन है। आप लोग के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सब हम क्यों पढ़ें, क्यों ज़रूरी है। लेकिन जो आपका सीटेट पेपर 2 है जिसमें एसएसटी के कुछ 60 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से ज्योग्राफी अपने आप में एक मेन पार्ट कंटेन करता है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं चैप्टर से, जब चैप्टर से बोला जाए या ज्योग्राफी से बोला जाए। हिस्ट्री हमारी साथ साथ चल रही है, उसमें क्लास 6 की हिस्ट्री भी चल रही है। 5-6 चैप्टर हो चुके हैं, उसके वीडियोस बहुत जल्द आएंगी उसकी भी। तो अभी डिस्कशन 4th को देखते हैं जो कि ज्योग्राफी का है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4th जो कि है एग्रीकल्चर, उसको पढ़ेंगे। अब पहली बात आती है इस एग्रीकल्चर का मतलब क्या है। तो एग्रीकल्चर होता है खेती करना या कुछ भी उगाना, वो ही एग्रीकल्चर है। तो चलते हैं आगे। तो अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 जो कि है एग्रीकल्चर। इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स एगर या एग्री मीनिंग सॉइल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है, या आप लोग ने भी कई बार देखी होगी बात, कि हमेशा लैटिन वर्ड ही आता है। क्यों भाई, कोई और वर्ड्स नहीं है क्या, या इंग्लिश वर्ड्स नहीं है? तो लैटिन वर्ड से इसलिए लिए गए हैं सारे शब्द क्योंकि लैटिन में ना एक वर्ड का एक ही मीनिंग होता है। स्पेलिंग्स चेंज हो सकती हैं लेकिन एक चीज़ का एक ही मीनिंग होगा। हिंदी की तरह नहीं या इंग्लिश की तरह नहीं। जैसे हिंदी में अगर हम बोलते हैं रुको, मत जाओ, तो वहाँ पर कॉमा कॉमा का फ़र्क हो जाता है। अगर हम बोले रुको फिर कॉमा लगाते हैं मत जाओ, तो मतलब वेट, आप मत जाओ। लेकिन रुको मत फिर कॉमा लगाते हैं और जाओ, मतलब आप बिल्कुल वेट मत करो, आप जाओ। और रुको मत जाओ कि रुको नहीं, आप चले जाओ, मर्जी है आपकी, जाना चाहो जाओ, नहीं जाना चाहो मत जाओ, है ना। इस वजह से केवल एक कॉमा का फ़र्क होता है हिंदी में, लेकिन लैटिन में ऐसा नहीं है। लैटिन में हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है और एक इंडिविजुअल मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पर एगर या एग्री का, जिसका मतलब है सॉइल, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर ही हमारा बना है एग्रीकल्चर। उसके बाद पॉइंट आता है, transformation from a plant to finished product involves 3 type of economic activities: primary, secondary and tertiary activities। तो भाई प्लांट से निकलना और उसके बाद एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनना, उसमें 3 एक्टिविटीज काम करती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने अगर गेहूं उगाया तो गेहूं उगाना, उसके बाद फिर वो फैक्ट्रीज में जाता है और फिर फैक्ट्रीज में से वो पूरा अच्छे से साफ होकर बोरियों में पैक होकर, कट्टों में पैक होकर वो हमारे पास आता है, और फिर हम उससे रोटी बनाते हैं और बिस्किट्स बनाते हैं। जो भी चीज़ें हमें बनानी होती है हम वो बनाते हैं। तो ये वाली जो हम लोग बना रहे हैं वो हो गई टर्जरी एक्टिविटी। जब वो फैक्ट्रीज में जा रहा है तो हो गई सेकेंडरी एक्टिविटीज, और जब उगाया और काटा उसको वो हो गई प्राइमरी एक्टिविटी। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। आज भी 2/3 पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर ये सब आ जाता है, एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, गैदरिंग हो गया। गैदरिंग मतलब होता है सामानों, चीज़ों को इकट्ठा करना। तो प्राइमरी एक्टिविटीज, सब प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर हर चीज़ें आती हैं, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग, ये सब। बस नेक्स्ट लिखा हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में लिखा हुआ है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। मतलब क्या हुआ, एग्रीकल्चर एक साइंस है या एक आर्ट है कल्टीवेशन की, मतलब कुछ भी उगाने की सॉइल पर, क्रॉप्स उससे हो ग्रो करेंगी, उनको उनकी देखभाल करना, और लाइव स्टॉक को रियर करना, मतलब जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, जैसे गाय हो गई, बकरी हो गई, भैंस हो गई, इनको रेयर करना, इनको चारा खिलाना, इनकी देखभाल करना।
फिर आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब होता है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। सिल्क वर्म्स का कमर्शियली हम रियरिंग कर रहे हैं। फिर आता है पिसीकल्चर, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो पिसीकल्चर फिश से रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में कि पिसीकल्चर किससे रिलेटेड है या पिसीकल्चर में क्या होता है। तो अगर किससे रिलेटेड है तो वो तो भाई फिश से है, और होता क्या है, ब्रीडिंग ऑफ फिश। फिर आता है विटीकल्चर, मतलब कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। फिर होता है हॉर्टिकल्चर, इसमें वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब हम लोग ग्रो करते हैं। ओके, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स वाला है ना, विटीकल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है कि भाई कल्टीवेशन, ग्रेप्स की कल्टीवेशन को हम क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं। ओके, तो चलते हैं आगे। ये फार्म सिस्टम है एक अरेबल फार्म का। इसमें क्या होता है, देखो सबसे पहले मशीनरी आएगी, मतलब एक ट्रैक्टर है, इससे हम लोग अपने लैंड को जोतेंगे। फिर हम इसमें सीड्स डालेंगे, केमिकल्स डालेंगे, तब जाके हमारे पास क्रॉप्स होंगे। फिर इसमें हमें पानी भी देना है। जैसे यहाँ पर ये एक आदमी बोल लो, लड़का बोल लो, कुछ भी हो सकता है आप। यहाँ पर हम लोग ये पानी दे रहा है, प्लोइंग होगी, सोइंग होगी और स्प्रेइंग होगी। इसमें ये पहले पूरे लैंड को अच्छे से जोतेगा, फिर इसमें सीड्स को स्प्रे करेगा, या सीड्स को, जैसे चावल होते हैं, पहले तो चावलों के बीज डाले जाते थे, लेकिन अब चावलों के छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। ठीक है, फिर केमिकल्स, जिससे कि जो भी हमारी क्रॉप है उसमें कीड़ा ना लगे। अब फिजिकल इनपुट्स और ह्यूमन इनपुट्स क्या होते हैं। फिजिकल इनपुट्स मतलब क्या क्या नेचर से मिलता है। सनशाइन, धूप, जो कि हमारे प्लांट्स को सबको ज़रूरत होती है। रेनफॉल, बारिश की। सॉइल, मिट्टी। स्लोप, कितनी ऊंचाई पर है। और टेम्परेचर। अब जैसे अगर मैं बात करूँ राइस की, तो राइस कैसी क्रॉप हो गई, राइस हो गई हमारी खरीफ क्रॉप, मतलब इसको पानी की, बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन वहीं अगर वीट की बात करूँ तो वीट हो गई हमारी एक रबी क्रॉप, इसको पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जब ये कटती है तो इसके लिए ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, मतलब सूरज देवता जो हैं वो बहुत तेज़ चमकने चाहिए। ओके, अब बात आती है ह्यूमन इनपुट्स की, मतलब इंसान क्या क्या करता है। सबसे पहले लेबर लगती है उसकी, क्योंकि वो जोतेगा, बीज बोएगा, पानी देगा, केमिकल्स डालेगा, ये सब। मशीनरी की उसको ज़रूरत पड़ती है, जिसकी हेल्प से वो ये सब काम करता है। केमिकल्स डालता है। और फिर स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जहाँ पर, जैसे गेहूँ अगर उसने बोया है तो गेहूँ कट के फिर स्टोर करने के, कि गेहूँ कहाँ पर अब हम इसको स्टोर करेंगे। चलते हैं आगे, अपने नेक्स्ट की तरफ। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो भाई अभी हमने फर्स्ट पेज में अपना पढ़ा था कि तीन तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। प्राइमरी में तो क्या था, सब कुछ बोना था हमें। अब सेकेंडरी में क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील का बनना, ब्रेड का बनना, या क्लोथ का सिलना, वीविंग ऑफ क्लोथ, क्लोथ का बनना, क्लोथ का सिलना, ये सब चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आती हैं। टर्जरी एक्टिविटीज़ में क्या क्या आती हैं। टर्जरी एक्टिविटीज़ पहली बात तो उन दोनों को सपोर्ट करता है, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। इसमें ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब जैसे अगर हम बात करें गेहूँ की, तो गेहूँ तो हो गया प्राइमरी। प्राइमरी से वो गेहूँ, कभी कभी तो क्या होता है, हम लोग नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो गेहूँ ही खरीदते हैं, उसका फिर उसको पिसवा कर आटा बनवाते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी ना लेकर डायरेक्ट ले रहे हैं, प्राइमरी टू टर्जरी आ रहा है। लेकिन वहीं अगर हम ब्रेड लें या रस लें, बिस्किट लें, ये सब सेकेंडरी में आता है और फिर टर्जरी में आएगा, क्योंकि प्राइमरी से क्या हुआ, वो सेकेंडरी में गया, वहाँ पर रस, ब्रेड, ये सब चीज़ें बनी और फिर वो हमने कंज्यूम करी या हमने ली। फिर आता है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 50% ऑफ पर्सन्स आर एंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, मतलब पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में 50% लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, मतलब एग्रीकल्चर में लगे हुए हैं। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज अरेबल लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेबल लैंड क्या होता है, वो लैंड जहाँ पर क्रॉप्स बोई जा रही हैं या ग्रो कर रही हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। फार्मिंग को भाई हम दो तरह से बांट सकते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? ये फार्मिंग मतलब जो फार्मर है उसकी, जो फार्मर की फैमिली है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग करी जाती है। और कमर्शियल जो आम लोग होते हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब सब्सिस्टेंस वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक छोटा सा एरिया कल्टीवेट करते हैं, मतलब वहीं पर ही बोते हैं और वहीं उसी को ही खाते हैं, मतलब वो अपने लिए होता है। इंटेंसिव के लिए, इंटेंसिव में राइस सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप है, राइस कई बार बोई जाती है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर, subsistence agriculture is prevalent in thickly populated areas of monsoon regions of South, Southeast and East Asia। तो भाई इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ कहाँ पर बहुत ज़्यादा है? जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे साउथ इंडिया के साउथ में, साउथ ईस्ट में और ईस्ट एशिया में, पूरे एशिया में। ठीक है, अभी तक क्या हुआ, फार्मिंग दो तरह से क्लासिफाई हो सकती है, सब्सिस्टेंस और कमर्शियल। सब्सिस्टेंस होती है जहाँ पर फार्मर अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बस चीज़ें बोता है। अब वापस सब्सिस्टेंस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, इंटेंसिव और प्रिमिटिव। इंटेंसिव में क्या होता है, जो फार्मर होता है वो एक छोटा सा प्लॉट, छोटा सा लैंड का एरिया को पे चीज़ें उगाता है और जिसमें टूल्स बहुत सिंपल लगते हैं लेकिन लेबर बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ पर राइस जो है वो मेन क्रॉप है। ओके, चलते हैं आगे। तो अब देखिए, अब आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें दो चीज़ें आती हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। बात आती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है। तो भाई कुछ लोग थे, वो एक लैंड पर थे, वहाँ पर जितने जानवर थे, जितने पेड़ थे, सबको काट डाला और जानवरों को मार दिया। ऑफ कोर्स सी बात है, जानवरों को मारा, उन्हें खाया। जो वहाँ पर पेड़ थे उनको काट दिया। फिर जो वो एक प्लॉट ऑफ लैंड जो था वो बिल्कुल साफ कर दिया। ट्रीज के जो चीज़ें नहीं खाई गई उनको जला दिया। अब उस जो एशेस बची उनको मिक्स करा गया सॉइल के साथ, कुछ टाइम बाद वो खुद ही मिक्स हो जाएंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। और क्रॉप्स जैसे मेज, पोटैटो, कसावा, ये सब वहाँ पर ग्रो करी गई। उसके बाद जैसे ही एक टाइम आएगा ना जहाँ पर सॉइल जो है अपनी फर्टिलिटी बिल्कुल ख़त्म कर देगा, लैंड बर्बाद हो जाएगा या लैंड बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा और जो कल्टीवेटर होता है वो एक नए प्लॉट पे चला जाता है, या लोग जो होते हैं वो एक नई जगह चले जाते हैं और फिर वहाँ पर भी सेम काम करते हैं। इस वजह से ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर बोला जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से डिफरेंट, हर जगह मतलब अलग अलग नाम। ओके, नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? इसमें जो भी हर्ड्समैन होता है, मतलब जो बोलते हैं ना जानवरों का पालक, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एनिमल्स के साथ। किस चीज़ के लिए? उनके खाने के लिए और पानी के लिए। लेकिन उनका जो रूट होता है ना वो डिफाइंड होता है कि इसी रास्ते पर जाना है उन्हें, ठीक है। अब कौन कौन से वो एनिमल्स रखते हैं? शीप, कैमल, याक, गोट्स, ये सारे एनिमल्स वो मतलब मोस्ट कॉमनली रखते ही हैं। अब बात आती है कमर्शियल फार्मिंग की। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? इसमें क्रॉप्स को ग्रो करी जाती हैं और एनिमल्स को लाया जाता है किस चीज़ के लिए? मार्केट में सेल के लिए। तो एनिमल्स को तो मार देंगे और क्रॉप्स में से जो बचेगा उसको हम खा लेंगे। वीट, मेज, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं इसके लिए। अब ये जो एरियाज़ हैं ये बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं। जैसे अगर हम उत्तराखंड से यूपी की तरफ जाएं तो आप लोग बहुत ज़्यादा शुगर केन देखोगे, वहाँ शुगर केन ही शुगर केन है। तो ये एरियाज़ होते हैं वो बहुत हेक्टेयर्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स में फैले होते हैं, जहाँ पर किसी भी एक चीज़ की खेती हो रही होती। चलते हैं आगे। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? मिक्स्ड फार्मिंग जो लैंड होता है वो किस लिए यूज़ करा जाता है? फूड के लिए भी और फूड और क्रॉप के लिए भी और रियरिंग लाइफ स्टॉक के लिए भी। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है? जो अपना खाना है, मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए या ह्यूमन बीइंग के लिए उसका खाना, जो एनिमल्स का खाना है उनका खाना, दोनों को एक साथ उगाया जाता है और लाइफ स्टॉक को वहाँ पर पाला जाता है ताकि वो एक फॉर द सेफ्टी पर्पज़।
प्लांटेशन ये एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जहाँ पर बहुत बड़े लैंड में केवल टी दिखेगी, कॉफ़ी दिखेगी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, ये सब दिखेंगे। अब ये इम्पोर्टेंट है कहाँ पर क्या चीज़ बोई जाती है। तो भाई मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया और श्रीलंका में टी, सब दीवाने होते हैं चाय। ओके, अब आती है कुछ मेजर क्रॉप्स। कौन कौन सी हैं? राइस, मेज, जूट, कॉफ़ी, टी, कॉटन, मिलेट्स, व्हीट, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। आज हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो देख लेते हैं। जैसे राइस, राइस के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। तभी जो राइस बोई जाती है वो दिवाली से पहले, मतलब आप लगाओ जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो महीने होते हैं ना, ये इस टाइम पर, क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी होती है और टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है। बेस्ट किस में ग्रो करती है? ये एलिविल क्लेले सॉइल जो होती है उसमें ये बेस्ट ग्रो करती है। चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है राइस का, उसके बाद इंडिया में, जापान में, श्रीलंका में और इजिप्ट में। अब बात आती है जूट की, तो जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। बेस्ट ग्रो करता है ये एलिवियल सॉइल में। राइस करता है एल्यूवियल क्लेले सॉइल में और जूट केवल एल्यूवियल सॉइल में। ओके, इसमें भी सेम चीज़ें हैं, हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए और ह्यूमिडी क्लाइमेट चाहिए। तो दोनों में बस एक ही डिफरेंस आ गया। बस पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे आता है इससे कि गोल्डन फाइबर क्या है, तो गोल्डन फाइबर जूट है। ऑप्शंस होंगे आपके पास जूट, राइस, व्हीट, मिलेट्स, तो आंसर आ गया हमारा जूट। राइस हो गया एल्यूवियल क्लेले सॉइल में और जूट हो गया एल्यूवियल सॉइल में। ओके, इंडिया और बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं जूट के, और राइस में है चाइना। ठीक है, वीट के लिए मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल चाहिए जब ग्रो कर रहा है, लेकिन जब काटने का टाइम आ रहा है, हार्वेस्ट करने का टाइम आ रहा है, उस टाइम बहुत तेज सनशाइन चाहिए, मतलब बहुत तेज सूर्य देवता जो है वो चमकने चाहिए। बेस्ट मतलब कौन सी सॉइल में होती है? ये होती है लोमी सॉइल में। कहाँ कहाँ ग्रो होती है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन। ये इतना ज़रूरी नहीं है याद करने का, बस आपको इसमें ये याद रखना है कि ग्रो करने के टाइम पर, मतलब जब उगाते हैं उस टाइम पर रेनफॉल चाहिए और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, लेकिन जब हार्वेस्ट करते हैं या जब काटते हैं तो उस टाइम पर बहुत तेज़ सनशाइन चाहिए होती है। ओके, इंडिया में वीट जो है वो विंटर्स में ग्रो करी जाती है और होली पर उसको काटा। मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है और बहुत कम फर्टाइल सॉइल और सैंडी सॉइल पर ये ग्रो कर जाती है। ये हार्डी क्रॉप है जो कि लो रेनफॉल और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर हो और एडिक्वेट रेनफॉल, मतलब थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाए तो भी इसका काम चल जाता है। फिर है ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इंडिया में ग्रो करते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज्वार, बाजरा और रागी जो है ना, ये इंडिया में ग्रो किया जाता है। फिर क्या है? जूट को भी गोल्डन फाइबर बोला जाता है। बेस्ट एलिवियल सॉइल में होता है, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल, ये सब चाहिए। ये वेल हम पढ़। मेज में क्या होता है? मॉडरेट टेम्परेचर है, रेनफॉल, बहुत सारी सनशाइन चाहिए, वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल। मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न, जो भुट्टा होता है ना उसको ही हम मेज बोलते हैं। कॉटन में हाई टेम्परेचर चाहिए लेकिन बारिश बहुत कम, और 210 जिसमें बिल्कुल बारिश ना पड़े, बिल्कुल भी ओस ना पड़े, ऐसे डेज चाहिए, और जब इसकी ग्रोथ हो तो ब्राइट सनशाइन चाहिए। वीट में उल्टा था, जब ग्रोथ है या जब बड़ा हो रहा है तब बारिश चाहिए, और कॉटन में ब्राइट सनशाइन चाहिए। बेस्ट एलिवियल सॉइल और ब्लैक, तो एलिवियल और ब्लैक सॉइल में हमारी कॉटन जो होती है वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करती है। तो चलते हैं आगे लिखा हुआ है फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life। मतलब फूड सिक्योरिटी तभी एग्जिस्ट करती है जब सारे लोगों के पास सारे टाइम के लिए, मतलब तीनों टाइम के लिए सफिशिएंट खाना हो, सेफ हो और न्यूट्रिशियस फूड हो। तब जो उनका खाना हो वो न्यूट्रिशियस हो, ताकि
जो उनकी काम करने की क्षमता है या उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत एक अच्छी तरीके से चलता रहे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाना जाता है, मतलब जगह जगह अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, लदांग कहा जाता है मलेशिया में। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग एक बार लर्न कर लेना कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को का डिफरेंट डिफरेंट नेम्स क्या हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। ओके, तो चलते हैं आगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेल ये चला क्या अभी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको रोक कर वीडियो आप इसको लर्न कर लेना, क्योंकि मैंने कई बार पेपर में देखा है ये चीज़ आई है। ठीक है, कॉफ़ी के लिए वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए और वेल ड्रेन लोमी सॉइल, मतलब पूरी अच्छी से गीली हो सॉइल। हाई स्लोप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप, मतलब लोमी सॉइल जो होती है ना वो सूखी सॉइल होती है, इसके लिए जितना ऊंचा पहाड़ होगा या जितने ऊंची हाइट होगी उतना ज़्यादा सुटेबल है ग्रोथ के लिए इसकी। ब्राज़ील लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया, मतलब कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, फिर कोलंबिया में और फिर इंडिया में। टी सबसे ज़्यादा पसंद होती है वेल, और सर्दियों में तो खासकर टी चाय। ये कूल क्लाइमेट चाहिए इसको उगाने के लिए, और हाई रेनफॉल थ्रू आउट द पूरे साल भर, मतलब बारिश होनी चाहिए। वेल ड्रेन लोमी सॉइल, जेंटल स्लोप्स होना चाहिए। ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि टी में क्या होता है, टी में कूल क्लाइमेट चाहिए और कुछ नहीं। कहाँ तक सॉइल तो आप नहीं याद कर पाओगे ना, कहाँ तक याद करोगे। तो थैंक यू गाइज, यहीं तक थी वीडियो आज की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग। और हाँ, अगर आप लोग सोच रहे हो ना कि ये चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर आप प्रीवियस पेपर्स देखो 10 साल के, तो कई बार ये चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखो, जहाँ प्रॉब्लम आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो कि ये चीज़ नहीं समझ आई, ये चीज़ बता दो, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लूँगी। ओके, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग।